धरनापुर गांव कभी कितना सुंदर हुआ करता था। खेतों में हरियाली लहराती थी, पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। सुबह होते ही बैलों की घंटियों की टनकार और किसानों की आवाज से पूरा गांव जैसे जीवंत हो उठता। लेकिन वक्त ने करवट ली। धीरे धीरे बारिशें कम होने लगीं, कुएं और तालाब सूखने लगे, लहलहाते खेत बंजर हो गए। अब वही गांव धूल और सूनेपन से भर गया है। गलियों में सन्नाटा है और लोगों की आंखों में चिंता। अब यह गांव मेरे लिए रहने की जगह नहीं रह गया। खेत सूख गए हैं, पानी नहीं है और लोग परेशान हैं। अब मुझे बाहर जाकर काम ढूंढना होगा। कोई तो रास्ता मिलेगा। अरविंद ने अपनी छोटी सी झोली उठाई और गांव की धूल भरी सड़क पर चल पड़ा। हर कदम पर मिट्टी की खुरदरी आवाज उसके जूतों के नीचे गूंज रही थी। उसके मन में चिंता और उम्मीद का मिला जुला एहसास था। चिंता इस बात की कि क्या उसे बाहर काम मिलेगा, और उम्मीद कि कहीं उसे इंसानियत और ईमानदारी का सही इनाम मिलेगा। सड़क के किनारे वीरान खेतों में चलते चलते अरविंद ने देखा कि कई किसान सिर्फ मिट्टी खोद रहे थे, क्योंकि सूखे कुओं और तालाबों में पानी नाम मात्र का बचा था। छोटे बच्चे खेल की बजाय अपने परिवार की मदद में लगे थे। कुछ गड्ढे खोद रहे थे, कुछ सूखे पौधों पर पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। यहां रहना अब मुश्किल है। मुझे काम के लिए नए गांव जाना ही होगा, जहां मुझे खाने पीने और काम की व्यवस्था मिल सके। थोड़ी देर चलने के बाद अरविंद की नजर दूर से रायपुर गांव पर पड़ी। वहां की हवा में हल्की ताजगी थी और खेतों में थोड़ी हरियाली दिखाई दे रही थी। ये उसके लिए आशा की किरण जैसा था। शायद वहां उसे कुछ काम मिल सके। अगर मुझे कोई काम मिलेगा तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिल जाएगा, और यही मेरी छोटी सी शुरुआत होगी। मेहनत से मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। और इसी सोच के साथ अरविंद रायपुर की ओर बढ़ता रहा। धूल और धूप उसके कदमों को रोक नहीं पाई। उसके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदलना। यह यात्रा सिर्फ एक गांव छोड़ने की नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने की थी। और अरविंद के भीतर अब उम्मीद की छोटी छोटी किरणें जल रही थीं, जो उसे कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती थीं। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद अरविंद आखिरकार विजयगढ़ नाम के गांव में पहुंचा। रास्ते भर उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, कपड़े धूल और पसीने से भीग चुके थे और शरीर भूख से कमजोर हो चुका था। लेकिन उसके मन में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उम्मीद कि शायद इस गांव में उसे काम मिल जाए और वो अपनी जिंदगी को फिर से संवार पाए। अरविंद धीरे धीरे चौक में पहुंचता है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में मेहनत और ईमानदारी झलक रही है। वह आसपास के लोगों से काम के बारे में पूछता है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। भाई, यहाँ तो सबके पास अपने काम धंधे हैं। बाहर से आए लोगों को कोई आसानी से काम नहीं देता। हाँ, अगर सचमुच काम करना चाहते हो तो जगदीश सेठ के पास जाओ। वो इस गांव के सबसे बड़े किसान हैं। उनके पास जमीनें भी हैं और पशुधन भी। शायद वही मदद कर दें। अरविंद ने सुना था कि बड़े लोग अक्सर बाहर वालों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो सेठ जगदीश से मिलने जाएगा। प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम अरविंद है। मैं दूर के गांव से आया हूं। वहां भयंकर अकाल पड़ा है। न पानी बचा है, न अनाज। मैं काम की तलाश में यहां पहुंचा हूं। कृपया मुझे कोई काम दे दीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। काम? अरे भाई, काम तो बहुत है, लेकिन बाहर से आए लोग अक्सर 2-4 दिन में भाग जाते हैं।
यहाँ की जिम्मेदारियां आसान नहीं है। तुमसे तो लगता है कि 2 दिन भी नहीं टिकोगे। सेठ जी, मैं कसम खाता हूं, चाहे कितना भी कठिन काम हो, मैं पूरी मेहनत और लगन से निभाऊंगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए। जगदीश सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े फटे थे, पैर सूजे हुए थे, लेकिन आंखों में चमक थी, एक सच्चाई और दृढ़ निश्चय की चमक। ठीक है, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसें हैं। सुबह शाम उनका गोबर साफ करना होगा, चारा पानी देना होगा और उनकी देखभाल करनी होगी। बदले में महीने के अंत में तुम्हें 400 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, काम आसान नहीं है। सेठ जी, यही काम मुझे मंजूर है, लेकिन एक विनती है। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूं? मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर काम में ढिलाई हुई तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। अरविंद ने जीवन में पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम संभाला। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, झाड़ू पोंछा करता, बाल्टी भर भर कर पानी लाता और गाय भैंसों को चारा डालता। शाम तक उसका शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन मन में संतोष रहता कि उसने पूरे ईमानदारी से काम किया है। धीरे धीरे जानवर भी उसे पहचानने लगे। जब वो गौशाला में प्रवेश करता तो गायें और भैंसें अपने अपने तरीके से उसका स्वागत करने लगतीं, मानो वो समझ गई हों कि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन ये सब आसान नहीं था। गर्मियों की तपती दोपहर में पानी ढोना, बरसात के दिनों में कीचड़ से जूझना और सर्दियों की ठंडी रातों में भी समय पर जानवरों को संभालना, ये सब मोहन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। लड़के में कुछ तो खास है। इतने दिन हो गए, लेकिन न शिकायत की न काम में ढिलाई। देखो, गाय भैंस भी खूब दूध दे रही हैं। शायद यही असली मेहनत कश है। धीरे धीरे अरविंद की मेहनत और ईमानदारी ने सेठ का दिल जीत लिया, और यही उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ साबित हुआ। दिन बीतते बीतते अरविंद की जिंदगी बदलने लगी थी। कभी जिसे गांव वाले बाहरी कहकर शक की नजरों से देखते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत और लगन की मिसाल देने लगे थे। उसकी ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की आदत ने सबका दिल जीत लिया। सुबह का वक्त, जब बाकी गांव वाले नींद में होते, अरविंद पहले ही काम पर लग जाता। उसका दिन जानवरों के गोबर की सफाई से शुरू होता, फिर चारा काटना, पानी भरना और फिर जानवरों को खिलाना। अरविंद, इधर आओ। जी सेठ जी। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूं। जानवर अब पहले से ज्यादा दूध दे रहे हैं। तुम्हारी लगन और ईमानदारी ने सब बदल दिया। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 800 रुपए कर दी जाए। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके विश्वास की वजह से ही संभव हुआ है। मैं वादा करता हूं कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी आपको निराश नहीं करूंगा। अरविंद के लिए ये सिर्फ तनख्वाह बढ़ने की खबर नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत का प्रमाण था, जैसे किसी ने उसके संघर्ष को मान्यता दी हो। 800 रुपए भले ही बहुत बड़ी रकम न थी, लेकिन अरविंद ने उन्हें सावधानी से बचाना शुरू किया। दिन पर दिन, महीने पर महीने उसने पैसे जोड़े और आखिरकार एक छोटा सा घर बना लिया। गौशाला की ठंडी और बदबूदार रातों के बाद अब उसे अपना एक सुरक्षित आशियाना मिल गया था। वो घर भले ही छोटा था, लेकिन अरविंद के लिए किसी महल से कम नहीं। मोहन की मेहनत ने उसे एक घर तो दे दिया था, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जब इंसान की हालत सुधरने लगती है, तो वक्त नए नए इम्तिहान सामने लाता है।
रायपुर गांव में धीरे धीरे चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कभी किसी का अनाज गायब हो जाता तो कभी किसी की जमा पूंजी। गांव वाले डर के साए में जीने लगे थे। कल रात रामलाल के घर से 400 रुपए चोरी हो गए। हाँ, और परसों हरिश्चंद्र के घर से चांदी के बर्तन। अब तो लगता है हमारी मेहनत की कमाई सुरक्षित नहीं है। अरविंद ने भी जब ये सब सुना तो उसके मन में चिंता घर करने लगी। सालों की मेहनत से उसने जो कुछ जमा किया था, अगर वो भी चोरी हो गया तो उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। ये 8,000 रुपए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। अगर ये चोरी हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इन्हें सुरक्षित रखना ही होगा। अरविंद ने बहुत सोचने के बाद तय किया कि वो अपने पैसे गांव के जमींदार के पास रखेगा, क्योंकि गांव में सबसे ताकतवर और सुरक्षित जगह वही थी। प्रणाम जमींदार साहब, मैं सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कृपा करके इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। कितने पैसे हैं तेरे पास? 8,000। ठीक है, रख दे, जब चाहेगा वापस ले जाना। अरविंद ने मासूमियत में अपने जीवन की सारी कमाई जमींदार के हवाले कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। कुछ महीनों बाद अरविंद जमींदार के पास पैसे लेने जाता है। जमींदार साहब, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। एक जरूरी काम है। कौन से पैसे? मैंने तुझे कब से कहा कि तेरे पैसे रखूंगा? भाग यहां से। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो अपने हाथों से आपको पैसे दिए थे। चुप, झूठा कहीं का। पहरेदार, इसे बाहर निकालो। अरविंद की मेहनत की कमाई लूट ली गई। ऊपर से उसे मार पीट कर बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग जल उठी थी। अरविंद जगदीश सेठ के पास दौड़ता हुआ जाता है। सेठ जी, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। जमींदार ने मेरे 8,000 रुपए हड़प लिए और मुझे पीट कर भगा दिया। अरविंद, शांत हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था जमींदार पर भरोसा मत करना, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। सच सेठ जी? लेकिन कैसे? धोखेबाज को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। अगले दिन जगदीश सेठ एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार साहब, मेरे 50,000 रुपए हैं। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। आप तो गांव के सबसे ताकतवर आदमी हैं। कृपा करके इन्हें अपने पास रख लीजिए। अरे सेठ जी, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आप निश्चिंत रहिए, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। वैसे सुना है आपने अरविंद नाम के लड़के के पैसे भी रखे हैं। अगर उसकी ईमानदारी पर शक हो तो मुझे बता दीजिए, लेकिन अगर उसके पैसे लौटाते तो गांव में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती। जमींदार लालच और डर के बीच फंस गया। उसे लगा कि अगर अरविंद की शिकायत सेठ तक पहुंची तो उसकी बदनामी हो जाएगी। मजबूरन उसने अरविंद के 8,000 रुपए लौटा दिए। सेठ जी, आप जिस राजा से मिलने जा रहे थे, ये राजा खुद आपसे मिलने कल आ रहे हैं। अच्छा हुआ, अब हमें जमींदार के पास पैसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद जमींदार साहब, आपके समय के लिए। लालच के चक्कर में जो थे 8,000 वो भी चले गए। सेठ जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर आप न होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। अरविंद, याद रखना, मेहनत से कमाए पैसे कभी बर्बाद नहीं होते, और जो दूसरों का हक मारता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। अरविंद ने उस दिन सीखा कि मेहनत के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है, और जिंदगी में सबसे बड़ा खजाना है ईमानदारी और सच्चाई। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। लालच, धोखा और झूठ की नींव पर खड़ा साम्राज्य कभी टिकता नहीं, लेकिन सच्चाई और मेहनत की ताकत
हमेशा कायम रहती है। याद रखिए, धन से बड़ा है ईमान, और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है।